हाँ जी बेटा, हमने बेटा जी अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी अपना यहाँ पे पॉलीसेक्राइड। आप लोगों ने कहा था पॉलीसेक्राइड एक पॉलीमर है जिसकी रिपीटिंग यूनिट का नाम क्या होता है बेटा जी, मोनोसेक्राइड। आप कहते हो ये एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है जिसका मोलिकुलर मास मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। और जब हम इसे बेटा जी एसिड सोलुबल फ्रैक्शन में देखें तो हमें दिखाई देता है एसिड इनसोलुबल फ्रैक्शन में दिखाई देता है, बिकॉज इसका मास बहुत ही ज्यादा है, साइज बहुत ही बड़ा है। अगला वर्ड आता है यहाँ पे पॉलीसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट या टाइप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट के बेसिस के ऊपर आपने उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कि सर उसकी कंपोजिशन कैसी है, क्या वो किसी एक सिंगल यूनिट के बार बार रिपीट करने की वजह से बना है। आंसर था यस, तो वो क्या कहलाता है बेटा जी, होमोपॉलीसेक्राइड। और अगर किसी पॉलीसेक्राइड की रिपीटिंग यूनिट दो या दो से ज्यादा है तो वो क्या था बेटा जी अपना यहाँ पे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। आपने कहा था पॉलीसेक्राइड्स नॉर्मली क्या कहलाते हैं बेटा जी, ग्लाइकेन। और हम यहाँ पे क्या उसका मोनोमर है उसके बिहार पे उसका नाम रख देते हैं। जैसे आपने कहा ग्लूकोज, उसमें ओज जो सफिक्स उसको हटा के हम एक नया सफिक्स लगा देते हैं, कौन सा बेटा जी, एन, ग्लाइकेन। आपने कहा फ्रक्टोज का फ्रक्टेन। ऐसे आपके पॉलीसेक्राइड्स के नाम रखे जाते हैं अगर उनकी एक ही टाइप की क्या है बेटा जी यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट है। ये बातें हुई थी। फिर हमने पढ़ना शुरू किया था कि फंक्शन के बेसिस के ऊपर पॉलीसेक्राइड्स को बेटा जी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। और पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। आपने कहा था कि पॉलीसेक्राइड्स वाटर में इनसोलुबल है। ये उनको दो करैक्टर देने वाला है कि सेल के साइटोप्लाज्म में अगर वो स्टोर होने वाले हैं तो वो पानी में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो पानी में इनसोलुबल है। तो उनकी वजह से जो भी यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल का, या मैं कहूं उसकी जो भी बेटा जी यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म की अपनी कंपोजिशन है उस पर कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो वाटर में कैसा है बेटा जी अपना यहाँ पे इनसोलुबल है। ऐसे अगर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनना होगा, सेल की सेल वॉल है प्लांट के केस में और वो वाटर में इनसोलुबल है, तो पानी उस पर गिरेगा तो सोलुबल तो होने वाली है नहीं, तो अपने स्ट्रक्चर को क्या रखेगी बेटा जी यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो इन्हीं फीचर से ये मेनली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन जाता है और क्या बन जाता है बेटा जी यहाँ पे स्टोरेज का फॉर्म ऑफ फूड बन जाती है। और हमने पहला टाइप यहाँ पे अभी पढ़ना शुरू किया था उसका नाम था बेटा जी स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। और उसमें हमने बेटा जी पहला एग्जांपल आपको पढ़ाया था स्टार्च। आपने कहा था सर स्टार्च जो भी होता है ये एक पॉलीसेक्राइड है, किसका बेटा जी यहाँ पे, ग्लूकोज का। ग्लूकोज बार बार रिपीट करता है और अपने आप को जोड़ता है। हमने जब स्टार्च के स्ट्रक्चर को पढ़ा था हमने ये पाया उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहले वाले का नाम क्या होता है, अमाइलोज, जो बेटा जी आपका लिंकेज शो करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और वहीं पे एक और भी स्ट्रक्चर हमने देखा जिसमें बेटा जी अल्फा 1,4 का लीनियर स्ट्रक्चर तो है ही बट साथ में उसमें ब्रांचिंग भी होती है और वो एक नई बॉन्डिंग उसमें हमने ऑब्जर्व की। उस बॉन्डिंग का नाम क्या था बेटा जी, अल्फा 1,6। तो हमने कहा ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा जी यहाँ पे, अमाइलो पेक्टिन का। कम कॉम्प्लेक्स किसका होता है यहाँ पे, अमाइलोज का। एक अमाइलोज 20 से 30% कंट्रीब्यूट करता है स्टार्च के स्ट्रक्चर में और रिमेनिंग सारा कौन होता है बेटा जी आपका यहाँ पे अमाइलो पेक्टिन होता है। ये सब बातें हमने की थी। फिर हमने आपसे बातें की थी कि यहाँ पे अमाइलोज जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनाता है तो वो हेलिकल की फॉर्म में होता है। और हेलिकल कैसा बनेगा बेटा जी यहाँ पे, लेफ्ट हैंडेड बनेगा। और हर 6 ग्लूकोज के पास जाके क्या आने वाला है बेटा जी यहाँ पे, टर्न आने वाला है। ब्रांचिंग की जब बात करते हो तब ये कहते हो हर 25th रेसिड्यू के बाद जाके वो क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे, ब्रांचिंग करने का काम करता है। फिर आपने कहा था सर एनिमल के फॉर्म में, जब एनिमल के अंदर जब खाना स्टोर होता है तो उस फॉर्म का नाम क्या होता है बच्चा, वहां पे ग्लाइकोजन। हम उसे कहते हैं ये बेटा जी एनिमल स्टार्च। स्ट्रक्चर में बिल्कुल स्टार्च के जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि इसमें जब ब्रांचिंग होती है तो 25 रेसिड्यू के बाद में नहीं, कितने के बाद होती है बेटा जी यहाँ पे, 10 to 14 में। तो सर उसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो मोर कॉम्प्लेक्स कौन है बेटा जी यहाँ पे, आपका ग्लाइकोजन बन जाता है। ये भी स्ट्रक्चर कैसा है बेटा जी, हेलिकल होता है। और वही छठे शुगर के बाद जाके इसमें क्या आने वाला है, टर्न आने वाला है। आपने कहा सर इस हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये दोनों बेटा जी आयोडीन को लेके पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और उस हेलिकल स्ट्रक्चर में आके एक्यूमुलेट हो जाता है क्या बेटा जी आपका, आयोडीन। तो जब भी बेटा जी बात की जाती है यहाँ पे स्टार्च की तो कलर देता है कैसा बेटा जी, ब्लू ब्लैक। और जबकि बेटा जी आपका ग्लाइकोजन कलर देता है कैसा, यहाँ पे रेडिश कलर देगा। तो दोनों यहाँ पे आपका आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ये सब बातें हमने कर ली थी। आज हम इसी स्टोरेज फॉर्म में तीसरे एग्जांपल में आ जाते हैं और एग्जांपल लिखेगा बेटा जी इनुलिन।
हाँ जी बच्चा, मैंने इंसुलिन नहीं बोला, क्या बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे इनुलिन बोला है। तो प्लीज, इंसुलिन और इनुलिन बड़े ही कंफ्यूजिंग वर्ड है और यहां से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंसुलिन बेटा जी एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है और वो एक प्रोटीन है। वो क्या है बेटा जी, एक प्रोटीन है। और इनुलिन नाम मिलता जुलता है, कई बार हम पढ़ने में जल्दबाजी कर जाते हैं और हम इसे क्या पढ़ लेते हैं बेटा जी, इंसुलिन पढ़ लेते हैं और उस टाइम पे हमसे गलती हो जाती है। ये बेटा जी पॉलीसैकेराइड है। तो इनुलिन क्या है बेटा जी, पॉलीसैकेराइड है। और ये भी कैसी फॉर्म है बेटा जी, यहाँ पे एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है। बट ये हर प्लांट में नहीं होती है, ये होती है बेटा जी इन डहलिया। वंस बेटा डहलिया के प्लांट में जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है बेटा, जिसका नाम होता है इनुलिन। ज्ञान की बात यहां नहीं है, ज्ञान की बात यहां लिख के आ जाती है कि ये इनुलिन किसका पॉलीसेक्राइड है। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रक्टीन। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा जी, फ्रक्टीन का एग्जाम्पल। अब आपको ये पता है कि सर अगर फ्रक्टीन वर्ड लिखा गया, इसका मतलब इसका मोनोसेक्राइड कौन है बेटा जी, यहाँ पे फ्रक्टोज है। कौन है बेटा जी, यहाँ पे फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज में बात आ जाती है, सर कौन सा फ्रक्टोज है, कौन सा, तो हम कहेंगे बीटा फ्रक्टोज। जरा डायग्राम बनाए बेटा जी, देखो जरा यहाँ पे डायग्राम को समझने का काम करते हैं। यहां देखा हुई बेटा, अगर ये मेरा कार्बन नंबर सेकंड है तो इसके पास लगा हुआ है OH ऊपर की साइड में, और ये लगा दिया बेटा मैंने CH2OH। आपने पढ़ा है ये बात, जब भी अगर आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे OH कहां लिखा जाए बेटा जी, आपका ऊपर लिखा जाए तो फॉर्म कौन सी होती है, बीटा। और अगर ये नीचे लिखा जाता फॉर्म कौन सी होती, अल्फा। तो हमने OH ऊपर बनाया तो फॉर्म कौन सी है, बीटा। आपने कहा सर ये पहला फ्रक्टोज है। देखो मेरे भाई, अगर ये कार्बन सेकंड है तो कार्बन थर्ड के ऊपर क्या होगा बेटा जी, तीन तिगाड़ो काम बिगाड़ो। फोर्थ वाले के पास क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका नीचे आ जाएगा। फिफ्थ वाला हो जाएगा बेटा जी आपका HCH2OH। ठीक बात है बेटा जी, ऐसा स्ट्रक्चर हम नीचे बना दे। तो मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं करूं क्योंकि हमें तो बॉन्डिंग को सीखना है बेटा जी। ये देखो OH और OH कहां आ गए बेटा जी, ऑन द सेम साइड। कहां गए सर, ये OH और OH वाटर बन के बाहर निकले। ऐसा हो गया। कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं, यहां पे सेकंड, यहां पे फर्स्ट, यहां पे देखो मेरे, नहीं उल्टा बोल रहे हो, यहां पे कौन सा फर्स्ट और यहां पे कौन सा सेकंड। पूरे देखो जरा, ये कार्बन कौन सा है, नहीं सेकंड है ये। अरे भाई फ्रक्टोज इज ए कीटोज सुगर। फ्रक्टोज कैसा सुगर है, कीटोज है। तो मतलब उसका तो कार्बन सेकंड यूज हुआ है ना बेटा। तो अगर यहाँ पे अभी बेटा ये कार्बन सेकंड है तो ये कौन सा है बेटा मेरा, यहाँ पे कार्बन फर्स्ट है। तो आपने कहा सर ये कार्बन सेकंड और ये उसका OH था बेटा जी। यहाँ नीचे क्या बैठा है, कार्बन फर्स्ट बैठा है बेटा। तो आपने कहा सर ये है 1 और नीचे वाले का कौन सा बेटा जी, 2। तो आपने कहा सर ये कुछ है और इनका ओरिएंटेशन होता है बेटा जी अपोजिट। ऐसा होता है यहाँ पे अपोजिट। तो हमने कहा यहाँ पे लिंकेज क्या होती है बेटा जी, बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम है ना 3D की चीज को 2D में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मत समझना लीनियर में चीजें आ रही है यहाँ पे, ये हम 3D की चीज को कहां दिखा रहे हैं बेटा जी, यहाँ पे 2D में। यहाँ पे जो लिंकेज है वो कौन सी है बेटा जी, बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई। अब एक खास बात बेटा जी, हेलो हेलो बात को सुनिएगा, ये इनुलिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारी बॉडी में, और ये बन जाती है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है बट ये बहुत जल्दी हमारी किडनी से फिल्टर हो जाता है। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है बट हमारी बॉडी में बहुत जल्दी क्या हो जाता है बेटा जी, ये फिल्टर हो जाता है। इस वर्ड का क्या मतलब समझ में आता है आप लोगों को,
इस वर्ड का क्या मतलब समझ में आता है आप लोगों को? नहीं, फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या बनने वाली है भाई? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या बनने वाली है फिर? फिल्टर होने का सारा काम कहां पे होता है बेटा जी? हमारे किडनी में होता है। कहां पे होता है? तो हमें अगर किडनी की फंक्शनिंग को प्रॉपरली चेक करना है कि क्या किडनी में जो ग्लोमेरुलस बनता है, क्या वहां पे जो नेफ्रॉन है, क्या वहां पे प्रॉपर चीजें फिल्टर आउट हो रही है, क्या उसका फिल्ट्रेशन रेट प्रॉपरली काम कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी चीज को इंजेक्ट करूं जो मेरी बॉडी में जाके डाइजेस्ट ना हो और किडनी में जाके क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, और हमारे यूरिन में हमें क्या हो बेटा जी, यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए कि भाई मैंने इतना अमाउंट आपकी बॉडी में इंसर्ट किया था और इतना कितना अमाउंट बेटा जी इतनी देर बाद में कहां आ गया, हमारी किडनी में आ, उसमें हमारे यूरिन में आ गया। इट मीन हमने उसके अगर प्रेजेंस को डिटेक्ट करें, मतलब हमारी किडनी क्या करिए, प्रॉपरली यहाँ पे फंक्शनिंग कर रही है। और अगर हम बेटा जी वहां पे अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं और वो बेटा जी किडनी में फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, या वहां पे हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, बहुत ही कम हो रहा है, तो भैया जो उसका फिल्टर आउट कम होगा तो यूरिन में उसका डिटेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो हमें किडनी के फंक्शन को अगर समझना है तो मैं कोई ऐसी चीज को इंसर्ट करूंगा किडनी के अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जो मेरी बॉडी में क्या ना हो बेटा जी, मेटाबोलाइज ना हो। सोचो आपने ग्लूकोज डाल दिया बॉडी में, ग्लूकोज बॉडी में जाके क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो वो तो यूरिन में आने वाला है ही नहीं बेटा जी। तो हमने एक ऐसी फॉर्म को बॉडी में इंसर्ट किया जो बॉडी में कभी बेटा जी क्या नहीं होती, मेटाबोलाइज नहीं होती। और आपको याद रखना है, इनुलिन एक ऐसा सुगर है बेटा जी, एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है दैट इज नॉट गेट मेटाबोलाइज विद इन द ह्यूमन बॉडी बट इजिली गेट फिल्टर विद इन द किडनी। किडनी में क्या हो जाता है बेटा जी, फिल्टर हो जाता है। तो हम इसका यूज करते हैं टू टेस्टिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी। हम इसका एक क्लिनिकल यूज करने वाले। बोलेगी बात समझ में आई? लिखो बेटा। वंस बेटा मैं रिपीट करता हूं एक बार अभी। हाँ बेटा, बच्चा तो हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म नहीं है ना बेटा। जैसे एक बात सोचो, ये प्लांट ने अपने अंदर स्टोर किया, प्लांट इसे मेटाबोलाइज कर रहा है बेटा, प्लांट इसे तोड़ रहा है। हमने स्टार्च को खाया, हमने स्टार्च को तोड़ लिया, बट जैसे हम सेलुलोज को खाते हैं, सेलुलोज भी तो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता ना। ये वाला भी एक ऐसा ही आपका पॉलीसेकेराइड जो बॉडी में क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। पर सेलुलोज एक बड़े साइज का वो पॉलीमर है जो कि हमारी बॉडी में फिल्टर आउट भी फिर नहीं होता किडनी के अंदर, बट ये ऐसा है जो किडनी में क्या हो रहा है बेटा जी, अपना यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। तो हम ऐसे का यूज करेंगे ना बेटा जी यहाँ पे, और हमारे अंदर नहीं हो रहा है तो हम क्यों उसे खाने का काम करेंगे भाई? हमारे लिए जैसे मान लो हम अगर सेलुलोज को खा भी रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं, तो सेलुलोज तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना हमारी बॉडी में। वैसे ये इनुलिन है, बॉडी में कभी डाइजेस्ट हमारी में नहीं होता है बेटा। अगर आप फूड के थ्रू लोगे तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी के बाहर आ जाएगा। हमने बात की हम इसे ब्लड में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और ब्लड में इंसर्ट करेंगे तो ब्लड जाके फिल्टर कहां पे होना है, किडनी में। और किडनी में अगर ये फिल्टर होने की कैपेसिटी शो करता है तो फिल्टर होकर हमारे यूरिन में आएगा। तो हमने खाया कितना, कितना हमने अपने ब्लड में इंसर्ट कर, कितना किडनी में, उसमें यूरिन में आ गया, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इससे हमें किडनी का फंक्शन समझ में आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे। हाँ या ना बेटा जी? तो लिखना है बेटा जी, हाँ सारा ही आएगा, पर कितनी देर में आया, फिल्ट्रेशन रेट क्या, हम उसका पता लगाएंगे बोलिए। हाँ जी लिखेगा बेटा जी। इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन द ढैलिया। ये डायग्राम बना लिया बेटा जी। अब लिखो बेटा जी, इनुलिन is not digested in the human body. Inulin is not digested in the human body, but get easily filtered within kidney. So it is used in testing of kidney function. So it is used in testing of kidney function. हुआ बेटा जी? एक बार रिपीट करते हैं, वंस बेटा देखना जरा एक बार। हमने कहा बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में अपने पॉलीसेकेराइड पढ़ने शुरू किए थे, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड वाले बेटा, जिसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोजन, हमने उसमें पढ़ा बेटा जी अपना यहाँ पे स्टार्च।
आज हम तीसरी फॉर्म की बात कर रहे हैं और उस तीसरी फॉर्म का नाम है बेटा जी इनुलिन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनुलिन होता क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड है। और किसका पॉलीसेकेराइड है बेटा जी? बीटा फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड है बेटा जी। ये एक फ्रक्टेन है। यहां पे हम ये कहते हैं कि अगर ये हमारा एक फ्रक्टोज है तो ये बेटा जी हमारा C2 जो कार्बन है उसके ऊपर OH ऊपर लगा है, तो ये बीटा फ्रक्टोज हो गया बेटा जी। और इसका पहले कार्बन का जो OH है वो बॉन्ड बनाता है इसके वाले C2 के ऊपर बैठे हुए OH के साथ में, तो यहाँ पे बॉन्ड बनता है बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा जी। ये है बेटा जी हमारा यहाँ पे इनुलिन। इट इज ए पॉलीसेकेराइड। ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है बेटा जो हमारी बॉडी में कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी को टेस्ट करने के लिए। ये फिल्टर हो जाता है ब्लड हमारी किडनी में बट डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अगर हम इसे बॉडी में इंसर्ट करेंगे अपने ब्लड में बेटा जी तो किडनी में फिल्टर आउट होगा। तो कितना जल्दी फिल्टर आउट हो रहा है, क्या फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का, वो चेक करने में ये हमारी बेटा जी हेल्प करने वाला है। इट्स अबाउट द क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ द इनुलिन। चले बेटा जी हेडिंग डालो बेटा जी, स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है जो हमें बेटा जी यहां पे समझना है। इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी? सेलुलोज पहला एग्जाम्पल बेटा जी। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर। मैंने क्या वर्ड बोला? मोस्ट, हाँ लिखना है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में है वो कौन है बेटा जी? यहां पे सेलुलोज। आपने इससे पहले नाम जाना था बेटा जी रुबिस्को का, वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन था बेटा जी। आपने बात बोली थी कोलेजन की, वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन था बेटा जी इन द एनिमल। आज मैंने क्या बोला है? मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बायोस्फीयर। मतलब ये रुबिस्को से भी कहीं ज्यादा है। अगर आप कंपैरिजन करने बैठ गए कि सर रुबिस्को ज्यादा है या सेलुलोज, तो कौन ज्यादा है? सेलुलोज ज्यादा है बेटा। कौन बेटा? वो भी पॉलीसेकेराइड, वो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट शुगर में आएगा गुड़िया, वो आपका उसकी बात भी करेंगे गुड़िया इसके बाद। हाँ जी, हमने वर्ड क्या बोला बेटा? जब सेलुलोज आपका मोस्ट अबेंडेंट क्या है बेटा? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब बात आती है ये क्या है? ये भी एक पॉलीसेकेराइड है और इसका बेटा जी जो मोनोमर है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे बीटा ग्लूकोज। अगर आप मेरे वर्डों पे ध्यान दे रहे हो तो जब आपने ग्लाइकोजन और स्टार्च पढ़ा था ना तो उनकी रिपीटिंग यूनिट का नाम क्या था बेटा जी? अल्फा ग्लूकोज। वहां पे क्या था? वो बॉडी में इजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म थे इसलिए वो आपका डाइजेस्ट हो पा रहा था। यहां पे आपकी जो रिपीटिंग यूनिट है उसका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका बीटा ग्लूकोज है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग वगैरह सब चेंज होने वाली, देखना कैसा यहाँ पे इंटरेक्शन होने वाला है यहाँ पे। अब आपने कहा सर अगर हम बना देते हैं यहाँ पे बीटा ग्लूकोज, तो चला देखें यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ देखने पहले मैं डायग्राम चेंज करूंगा, अभी डायग्राम बनाना मत, आप लोग सिर्फ समझना बेटा जी। अगर ये हमारा बेटा जी ग्लूकोज है और मैं कहता हूं बेटा जी ये उसकी बीटा फॉर्म अगर है तो OH कहां होगा बेटा जी? आपका ऊपर होगा। बाकी सब जगह आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा? H होगा। यहाँ पे OH होगा, क्या होगा बेटा जी? H होगा। सर तीन तिगाड़ो काम बिगाड़ो पे OH कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा बेटा जी। फोर्थ वाले के ऊपर कहां होगा बेटा जी? नीचे ही प्रेजेंट होगा। और इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा सनैया बेटा किसका होता है? ये अपना बीटा ग्लूकोज का है। अल्फा और बीटा में एक ही फर्क आया है कि पहले कार्बन के ऊपर जो OH है वो कहां है बेटा जी? आपका हमने ऊपर की साइड में बनाया है, तो ये क्या बन गया बेटा जी? आपका बीटा। इसी को अगर मैंने नीचे बनाया होता तो क्या होता है? ये अल्फा फॉर्म होती। ये चेंज समझ में आता है? इसके आगे अगर रोहन बेटा जी में एक ऐसा ही ग्लूकोज बना दो तो ये भी सर बीटा ग्लूकोज है, तो मतलब इसका OH भी कहां है बेटा जी? ऊपर है। बट फोर्थ वाले का कहां पे होगा? वो तो नीचे है। तो सर यहां पे लिंकेज भी क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। और अगर यहां पे चेंज होगा तो मैं कह दूं यहां पे, अब आंसर और क्वेश्चन को सुनना, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका जो
स्लेवरी अमाइलेज, जो कि आपके कहां से निकलता है बेटा जी, यहां पे फ्रॉम दी स्लेवरी ग्लैंड, या सर वो हमारे पेंक्रियास से निकल रहा है। ये एंजाइम आपके जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ये स्टार्च को भी डाइजेस्ट करते हैं और ग्लाइकोजन को भी डाइजेस्ट करते हैं, सबको डाइजेस्ट करते हैं यहां पे। सर ये भी तो शुगर का ही तो पॉलीसेकेराइड है, तो इसको भी तो उन्हें क्या करना चाहिए बेटा, डाइजेस्ट करना चाहिए। तो अब डिफरेंस समझ के देखते हैं। वहां पे आपने बॉन्डिंग का नाम पढ़ा था बेटा जी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, या नाम क्या था आपका, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दो बॉन्डिंग थी, यहां पे बॉन्डिंग चेंज होगी। बॉन्डिंग कौन सी बेटा जी आपकी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। इसका मतलब यहां का जो ग्लूकोज है और वहां का जो ग्लूकोज का अटैचमेंट है वो बिल्कुल ही कैसा है बेटा जी आपका, अलग अलग है। हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को लेके क्या रहता है बेटा जी, यहां पे स्पेसिफिक होता है। उसकी एक ऐसी एक्टिव साइट होती है जिसपे जाके सबस्ट्रेट क्या करता है बेटा जी, बाइंड करता है। यहां तो आपका स्ट्रक्चर ही क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। अगला पॉइंट, आपका जो बेटा जी स्टार्च होता है, आपका जो ग्लाइकोजन होता है, वो लीनियर स्ट्रक्चर के साथ जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है तो क्या बनाता है बेटा जी, यहां पे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और वो हेलिकल कैसा होता है बेटा जी, लेफ्ट हैंडेड होता है, और उसकी वजह से वो आयोडीन टेस्ट क्या देता है बेटा जी, पॉजिटिव देता है। हमने बात की थी बेटा जी, ये कभी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला, ये हमेशा क्या बनाने वाला है बेटा जी आपका, यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनाने वाला है, लीनियर बनाने वाला है। तो ये हमेशा आयोडीन टेस्ट क्या देगा बेटा जी, नेगेटिव देगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऊर्जा इस बात का कि सेलुलोज भी यहाँ पे पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज का ही है, तो ये नेगेटिव क्यों देता है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, जबकि उसका कैसा है बेटा जी, यहाँ पे हेलिकल है। इस वजह से इसने टेस्ट कैसा दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया। ठीक बात है। आपने कहा सर यहाँ पे जो भी प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज। इवन अगर हम एनिमल की बात करेंगे, जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो 9th क्लास में अगर आपको याद हो, आपके बेटा कोडेट में नाम आता है यूरोकोडेट्स। क्या नाम आता है बेटा जी, यूरोकोडेट्स। यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल, जिनकी टेल में नोटोकोड होते हैं, हम कहते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी आपके यूरोकोडेट्स। उनमें बेटा जी एग्जांपल आएगा टूनिकेटेड एनिमल्स, और उन टूनिकेटेड की जो बाहर की टूनिसिन बनी होती है ना, वो सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ही बनी होती है। यानी कि एनिमल सेल के अंदर भी एक लेदरी कोट होती है जो यूरोकोडेट के एग्जांपल में आई है बेटा जी, वहां भी एज ए प्रोटेक्टिव कोट के तौर पर सेलुलोज क्या होता है बेटा जी, प्रेजेंट है। और पूरी की पूरी जो भी प्लांट की सेल्स है सबके बाहर क्या बैठा है बेटा जी आपका, यहाँ पे सेलुलोज बैठा है। मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कोई है तो कौन है बेटा जी, यहाँ पे सेलुलोज। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने वर्ड क्या बोला, मतलब अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप उस वर्ड को समझते सर, अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ कैसी होती है। ये सेलुलोज कभी बेटा जी सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, ये कभी सिंगल फॉर्म में, ये बेटा जी हमेशा क्या करता है, चेन्स, या मैं कहूंगा चेन्स गेट अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल फैशन। सुनना मेरे वर्ड को बेटा जी, एक चेन अगर ऐसे है कि सर उसका ये फोर्थ कार्बन और वो इस तरह से जुड़ती हुई जा रही है यहाँ पे, तो इससे जस्ट अपोजिट जो इसका, जैसे वहां पे जो एंड फ्री होने वाला है बेटा जी, यहाँ पे उससे अपोजिट एंड जुड़ेगा बेटा जी यहाँ पे। तो मैं कहूंगा एंटी पैरेलल फैशन के अंदर यहाँ पे जो चेन बन रही है ना बेटा जी बहुत सारी, यहाँ पे वो चेन्स आपस में क्या है बेटा जी, यहाँ पे यूनाइटेड। आप कहोगे सर चेन्स कैसे जुड़ सकती है, तो मैं कहूंगा उनके बीच में होता है बेटा जी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, समझते हैं चीज को कैसे। ये एक चेन है, ये क्या है बेटा जी, एक नीचे चेन और इमेजिन कीजिएगा, नीचे एक चेन और है बेटा जी। तो सोचो उस चेन का बेटा जी जो 6th कार्बन है उसके पास क्या बैठा है बेटा जी आपका, OH बैठा है। इस OH में बेटा जी और इस ऑक्सीजन के अंदर बेटा जी क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। hydroxy of the 6th carbon of the sugar form hydrogen bond with the oxygen of the glycosidic bond। और हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 चेन्स की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से 2 चेन आपस में क्या हो जाएंगी बेटा जी, यहाँ पे यूनाइटेड हो जाएंगी। तो आपने कहा सर यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ साथ में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। और अगर आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से बॉन्डिंग ज्यादा क्रिएट कर दोगे तो उसकी अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा जी, यहाँ पे और इंक्रीज होगी, और ज्यादा क्या होगी बेटा जी,
भाई एक चीज को तोड़ना आसान है, यहां मैंने कहा ये जनाब कभी अकेला रहता ही नहीं है, सिंगल चेन की फॉर्म में ये कभी आपको दिखाई ही नहीं देगा। ये हमेशा बेटा जी इसकी चेन जो होती है वो अरेंज्ड हो जाती है किसमें बेटा जी, एंटी पैरेलल्स में, और आपस में बेटा जी यूनाइटेड होती है विद द हेल्प ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको अगर याद हो तो आपने ये कहा था प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, उसका नाम होता है माइक्रोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं हम उसको, यहां पे नाम को समझना, क्योंकि ये सब वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं, कोई बहुत ज्यादा आउट नहीं जा रहे हैं, बस हम उन वर्ड्स को समझा रहे हैं। जब आप प्लांट की सेल पढ़ते हो तो आप ये कहते हो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। वो किसकी बनी होती है? अब आप कहोगे सर माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं, हमें तो यही नहीं पता। तो मैंने कहा ये है बेटा जी एक ग्रुप ऑफ चेन्स ऑफ दी सेलुलोज। सेलुलोज की जो बहुत सारी चेन्स है बेटा जी, दे गेट अरेंज इन दी एंटी पैरेलल फैशन। और आपने कहा सर जब ये एंटी पैरेलल फैशन में अरेंज हुई, इनके बीच में क्या बन गए बेटा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो ग्रुप ऑफ द चेन्स बन गए ना बेटा जी, हम उसको क्या नाम देते हैं बेटा जी, यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? तो हमें बेटा जी सेल वॉल में क्या दिखाई देता है? माइक्रोफिब्रिल्स दिखाई देते हैं, हमें वहां पे सेलुलोज एक सिंगल फॉर्म में दिखाई नहीं देता है। अब सोचिएगा अगर इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ साथ बेटा जी क्या बन गया यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज होगी। और अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई तो मैं कहूंगा ये प्रॉपरली एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम कर गया है बेटा जी। यहाँ पे वाटर में इनसोल्युबल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सोचा आपने बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ ज्यादा रखता है, तो भैया जी बाहर से प्रोटेक्शन भी हमें कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ना। तो ये फीचर इसे क्या दे रहे हैं बेटा जी, यहाँ पे एडवांटेज दे रहे हैं। अभी हाँ बोलो बेटा। दोबारा बोलो। नहीं यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर का है गुड़िया, यहाँ पे हेलिकल नहीं, मैं कह रहा यहाँ तो लीनियर स्ट्रक्चर है गुड़िया। देखो देखो देखो, वहां पे हमने बेटा ये कहा था हेलिकल स्ट्रक्चर, आपने ये कहा सर ये चेन थी सीधी। अब ये चेन इस तरह से अगर फोल्ड हो रही है तो इस फोल्ड को स्टेबिलिटी देने का काम कौन कर रहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा था बेटा जी। मैंने कहा ये जनाब तो ऐसा है, आप इस तरह समझिएगा यहाँ पे वंशिका बेटा, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, ये चौथी चेन है। ये चेन किसकी है बेटा जी? यहाँ पे सेलुलोज की। ये किसकी चेन है? ये सारी चेन है कैसे यहाँ पे सेलुलोज की, और एक चेन दूसरी चेन के रेस्पेक्ट में कैसे यहाँ पे एंटी पैरेलल है। कैसी है? आपने कहा सर ये चेन आपस में जुड़ी कैसे है? भाई आप ये सोचो, ऐसे दो चेन है, आपने सिर्फ 50 चेन साथ बैठा दी। सर अब इन चेन को जोड़ के हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक नाम बोल रहा हूं माइक्रो। अगर ये सब अलग अलग कंपोनेंट है तो इंडिविजुअल मेंबर पड़े हुए यहां पे, तो मैंने कहा ये सारे मेंबर भी आपस में कैसे हैं? यूनाइटेड है। आपस में क्या है? इस चेन में अगर जो बेटा जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ऑक्सीजन है, तो इस चेन का छठे कार्बन का बेटा जी, ग्लूकोज के छठे कार्बन का हाइड्रोक्सी इसके ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है बेटा जी? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों चेनें जुड़ गई। यही केस यहां पे लागू हुआ, यही केस यहां पे लागू हुआ, तो ये सारी चेन आपस में क्या हो गई? अटैच हो गई। अब सोचो अगर मैं ये कहता हूं इस एक सेलुलोज की चेन में 2000 ग्लूकोज है, 2000, तो 2000 ग्लूकोज के ऊपर छठे कार्बन पे क्या बैठा है बेटा जी? OH बैठा है। वो क्या बनाने वाला है? बॉन्ड बनाने वाला ऊपर वाले के ऑक्सीजन के साथ बेटा जी यहाँ पे। तो बहुत सारे लार्ज नंबर क्या बन गए बेटा जी यहाँ पे? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गए। माना हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, बट नंबर तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया बेटा जी आपने यहाँ पे। तो सर अब यहाँ पे सारे आपस में जुड़ गए तो यूनाइटेड हो गए। कैसे हो गए सर? ये यूनाइटेड स्ट्रक्चर जो बना ना, उसका क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप में आता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट उसके साथ एक बॉन्ड और भी तो है जो उसे हेल्प कर रहा है। वो कौन कर रहा है बेटा जी यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप स्टेबिलिटी अगर वर्ड की बात करते हो तो यस आप कह सकते हो माइक्रोफिब्रिल्स स्टेबल हो रही है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पे स्टेबल बन रही है। भाई वही तो इन्हें जोड़े रख रहा है ना आपस में बेटा जी यहाँ पे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो किसमें बेटा जी यहाँ पे? लीनियर चेन में है ना, जो बिटवीन द चेन है। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं क्या बोल रहा हूं?
टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है बेटा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो क्या बना रहा है बच्चा, यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स को बना रहा है। ये बात समझ में आई। अब एक बार और वर्ड में आ जाते हैं। आप कहोगे सर ये एंटी पैरेलल वर्ड, हाँ बोलो बेटा। हाँ रेंडमली हर एक के बाद, मतलब ऐसा, हाँ रेंडम। एक वर्ड आता है यहाँ पे बच्चा, एंटी पैरेलल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं ये तो समझ में आ गया, एक इस तरफ के भी इस तरफ, पर आप उसे डिफाइन कैसे करोगे, एक इस तरफ एक इस तरफ को? मैं इसको कैसे डिफाइन करूं? अपोजिट एंड ये है कि इन दोनों को मैं कैसे लेबल करूंगा? ओके ओके, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना जरा। यहाँ पे एक बार जरा इस चेन को इमेजिन करके देखो, ये चेन क्या है? आपने वर्ड पढ़ा था रिड्यूसिंग शुगर, पढ़ा था आपने। सर ये हमारी पहली शुगर है, उसका ये OH यहाँ पे बॉन्ड में आ गया, तो सर ये अगर मेरा लेफ्ट हैंड है, कौन सा हैंड है? इसके ऊपर तो OH ग्रुप फ्री नहीं बैठा है सर, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं बैठा है, इसका OH अगले वाले में यूज हो गया। और जो लास्ट वाला शुगर बैठा होगा, लास्ट वाला शुगर जो बैठा होगा, उसका OH क्या बैठा होगा? फ्री बैठा होगा। इसका मतलब पॉलीसेकेराइड का एक एंड दैट इज लेफ्ट एंड कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग, और राइट एंड क्या होता है बेटा जी? रिड्यूसिंग होता है। क्या ये दोनों एंड समझ में आए? क्या दो एंड समझ में आ रहे हैं? दोबारा समझ लेते हैं। गुड, ये हमारा एक शुगर है, बॉन्डिंग का नाम क्या है? अल्फा सॉरी बीटा 1,4 1 एल्डोज शुगर है, पहले कार्बन पे एल्डोज था बेटा जी, यूज हो गया बॉन्डिंग में। सर यहां पे बनी अल्फा 1,4। अब एक बात समझो, इसका 1 और इसका 4, जो आखिरी वाला शुगर होगा, समझो आखिरी पहुंच गए हो, तो भी क्या होगा? 1 और 4 होगा। जो लास्ट शुगर होगा उसका तो भैया जी पहला कार्बन कैसा बैठा है? फ्री बैठा है ना। तो अब अगर मैं चेन के एंड दूं, तो ये बेटा जी मैंने बोला लेफ्ट हैंड है, ये मेरा कौन सा है बेटा जी? लेफ्ट हैंड है। और ये कौन सा हैंड है बेटा जी? मेरा लेफ्ट हैंड के ऊपर कहीं भी बेटा जी एल्डोज ग्रुप फ्री नहीं बैठा है, और अगर एल्डोज ग्रुप फ्री नहीं बैठा तो ये मेरा एंड कौन सा है बेटा जी? नॉन रिड्यूसिंग। और वहां पे एल्डोज फ्री बैठा है, तो एंड कौन सा है मेरा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये चेन है, ये नॉन रिड्यूसिंग, ये कौन सा है? दूसरी चेन का ये क्या है? रिड्यूसिंग, ये क्या है? नॉन। तीसरी चेन का फिर यहां पे नॉन रिड्यूसिंग, वहां पे रिड्यूसिंग, एक दूसरे के साथ कैसी एंटी पैरेलल है। हम समझ में आई ये बात बेटा जी? लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। दोनों एंड कैसे हैं बेटा जी? यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल। आप दोनों एंड्स को अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हो। एक रिड्यूसिंग है तो ये कैसा है बेटा जी? बात बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने ये कह दिया था मोनो सारे के सारे रिड्यूसिंग है, डाई में सुक्रोज क्या है? यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग है। पोली में कह रहा हूं उनका एक हिस्सा कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग, एक हिस्सा क्या है? ये वर्ड समझ में आ रहा है बेटा जी? यहाँ पे उसके भी आप पे कहोगे, आप ये कैसी यहाँ पे एंटी पैरेलल है। बोलो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? हाँ ग्लाइकोजन में भी, सब में, सभी में जो भी पॉलीसेकेराइड है, जो भी हमारे पोली, सब में सोचो एक एंड पे जाके तो फ्री बचने वाला है बेटा जी, एक एंड पे फ्री बैठा होगा और एक एंड क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, तो एक एंड तो जाके क्या करेगा? रिड्यूस उसे करेगा। ये सब पॉलीसेकेराइड पे लाइन लागू होते हैं। पक्का बात समझ में आई? ओके, एक बात और करते हैं। ये मैंने कहा था स्ट्रक्चर मत बनाना, क्यों नहीं बनाने के लिए मैंने कहा था? क्योंकि मैंने ही आपको समझाने के लिए ऐसा समझाया था, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होती है, थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं स्ट्रक्चर में। एक्चुअली जब ये पॉलीसेकेराइड बनता है ना, तो एक बीटा ग्लूकोज और दूसरे बीटा ग्लूकोज में रोटेशन होता है 180 डिग्री का। कितने का रोटेशन है? मतलब दोनों शुगर बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें रोटेशन है। कैसा बेटा जी? जरा डायग्राम बना के देखो अब जरा यहां पे। अगर मैं अभी इसे ऐसा कर देता हूं गुड़िया, मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं नीचे की साइड में, 180 पे घुमा देता हूं। अब ये नीचे आ गया तो इसका क्या मतलब है? ये समझो पहला कार्बन, एक मिनट पहले मेरे को पूरा करने दो। सर ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन। आपको बिल्कुल ऐसा कैसा रखना है गुड़िया? इसको ऐसा नीचे करना है, 180 पे घुमाना है। ऐसे लिया, ऐसे घुमा दो इसे। नहीं 180 पे हमें कैसे घुमाना, वही तो समझना है ना आपको यहाँ पे।
हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, हमें वो देखना है कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर होता कैसा है। हम तो बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर में कैसा होता है। तो उसमें इसको अगर अगला वाला शुगर 180 पे है तो समझो बेटा ये O कहां आ गया, नीचे आ गया। और सर O की साइड में कौन है हमारा, ये OH है, ये OH भी उस O की साइड में है बेटा। बच्चा जब ऐसा ऐसा घूमेगा तो जब बीटा शुगर है तो बीटा वाले में तो इसके साथ ही रहेगा ना गुड़िया। आप इन कार्बन्स को क्यों रोटेट कर रहे हो, तो शुगर को कंप्लीट मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो ना बेटा जी। यहाँ पे आप एक एक कार्बन को मत रोटेट करो, तो पूरे ग्लूकोज को रोटेट कर रहे हो गुड़िया। आपने कहा सर ये OH इसके साइड में ही है, बीटा ही है। सर सेकंड वाले पे कहां होगा, थर्ड वाले पे क्या होगा, तीन तिगाड़ू काम बिगाड़ू। और सर फोर्थ वाला हमें क्या दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। सर OH OH हमें सेम साइड में दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे, कैसे दिखाई दे रहे हैं, अल्फा कैसे हो सकता है गुड़ी अल्फा। देखो देखो देखो, मैंने कहा अभी नजर कैसा बॉन्ड आ रहा है, हमें नजर कैसा आ रहा है सर, OH OH इज ऑन द सेम साइड, तो हमें नजर कैसा आ रहा है, अल्फा बॉन्ड नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट मैं इसे अल्फा कैसे बोलूं, क्योंकि ये एक्चुअली रोटेशन के बाद ऐसा बना है ना, तो बॉन्ड तो बेटा जी बीटा 1,4 ही रहने वाला है यहाँ पे। बट अरेंजमेंट समझ के देखो, मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगले वाला डायग्राम बना के देखो जरा एक बार। यस, अगला वाला ऐसे सीधा बैठा होगा तो सर इसका OH तो नीचे ही होगा, तो यहाँ पे जो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो ऐसा बनेगा बेटा जी यहाँ पे। तो हमें नजर ऐसा आ रहा है कि सर सेम है, पर ये सेम नहीं, देखो ये वाला ऊपर तो ये वाला कैसा है नीचे, ऐसे अल्टरनेटिव चलेगा बेटा जी यहाँ पे। तो याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे उड़ जाए बेटा जी, द एडजेसेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रोटेट एट ए एंगल ऑफ 180 डिग्री। प्रीवियस वाले से कैसा है बेटा, 180 डिग्री पे रोटेट, और वो इस तरह का अरेंजमेंट प्रेजेंट है बेटा जी। कोई लॉजिक है तो किस बात का है कि हमें सेलुलोज का स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसा प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसका हमारा ऐसा बॉन्ड है, बॉन्ड सेम है, बीटा 1,4 है, सब चीजें वैसी वैसी है, बस ओरिएंटेशन आपको समझना है कि कुछ इस प्रकार का है। ये बात समझ में आई बेटा जी, कुछ फायदा नहीं है, बस ये उसको स्टेबिलिटी दे रहा है, आप ये मतलब उसको रिजिडिटी जो मिल रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल रही है, तो उसको इन सब स्ट्रक्चर से मिल रही है उसका, इससे उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। पहले इसको जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ गुड़िया स्ट्रक्चर को। वंस बेटा, वंस, यस सर। क्या ये डायग्राम सेलुलोज का समझ आ रहा है बेटा? यस सर। इनुलिन समझ में आया था बेटा? यस सर, आ गया। ओके, थैंक यू बेटा।